गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की इमरजेंसी में क्या वाकई एम्बुलेंस माफिया काम कर रहा है? क्या वहाँ से पेशेंटों को पंजाब डेलिबरेटली रेफर किया जा रहा है? ये इल्ज़ाम विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता ने लगाया है और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये इल्ज़ाम लगाया है। सच्चाई कितनी है इसमें? हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर एडवोकेट संजीव सरीन है। सरीन साहब, कितनी सच्चाई है इसमें? पहले शुक्रिया सभी टीएसएल के श्रोताओं को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ था उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव रखा था कि करप्शन को ख़त्म करना, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मानना है करप्शन ही हर बीमारी को वर्स्ट लेवल तक पहुंचा देता है। और आपका क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर हमने करप्शन को रोक लगा रखी होती, हर कोई अपनी ड्यूटीज़ जो सरकारी नौकरियों पे बैठे हुए इतनी इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अगर वो चाहते और अपना काम ईमानदारी से करते तो जीएमसी भी रेफरल हॉस्पिटल ना बनता। रेफरल ही बनाएगा तभी तो फिर उसी हिसाब से एम्बुलेंसेस प्राइवेट हायर की जाती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जब भी बनती हैं, मैं नहीं कहता हूँ ख़राब बनती हैं, बेसिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो आती। जैसा कि जुनेद साहब आप भी जानते हो कि पिछले कुछ महीने पहले ही बड़े फन फेयर से गवर्नमेंट ने 108 नंबर जारी किया था कि एम्बुलेंसेस के लिए। नेचुरली है, बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर्स का, हमारा आपका पैसा उसमें इन्वॉल्व किया होगा। अब ये पता करना आपका काम है और जवाब देना सरकार का काम है कि जो 108 नंबर पे एम्बुलेंसेस स्टेट को या यूनियन टेरिटरी कह लो को प्रोवाइड की गई थी, वो अब हैं कहाँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू खित्ते का, जम्मू पूरे प्रोविंस का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और ऐसी यहाँ पे अगर ऐसी इंसिडेंट्स जो कि हो रही हैं, क्योंकि अगर विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है, वो भी अपने विद सम कॉन्फिडेंस के उनके पास उसके पुख्ता सबूत हैं, तो सच्चाई तो होगी ही। और सच्चाई है इसीलिए तो वो रेफरल हॉस्पिटल बना है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, किस साजिश के तहत पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी हम जिसे कहते हैं, पहले तो उसको एक लेवल पे बदनाम किया गया। कुछ गलतियां भी होंगी वहाँ की, लेकिन बड़ी सिस्टेमेटिकली पहले ऑक्सीजन की कमी की गई, अब वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। फिर लोगों का एक भरोसा तोड़ा गया। जान हर एक को प्यारी होती है और वैसा ही रहा कि एक बार भरोसा टूट जाए, लोगों के मन में डर बैठा दिया गया कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज करने जाओगे या आपने किसी परिजन का इलाज, रिश्तेदार का, दोस्त का इलाज करवाने जाओगे तो वहाँ से वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जुनेद साहब, हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है। यहाँ पे लोग बाग अपना सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन अपने परिजन को मेडिकल फैसिलिटीज़ किसी न किसी तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं। लोग, औरतें अपने गहने तक बेच देती हैं, ज़मीन मकान तक गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं, लेकिन बेस्ट से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, ये चाहते हैं। साजिशन बेजा साजिशन, पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को बदनाम किया गया और उसके बाद जब लोगों के मन में डर बैठ गया
तो फिर इन्होंने रेफरल हॉस्पिटल बना दिया। सरीन साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि पंजाब नंबर की गाड़ियाँ क्या जम्मू कश्मीर में चल सकती हैं? रजिस्ट्रेशन का कानून अगर देखें तो वो तो साफ तौर पे ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको गाड़ी को जम्मू में रजिस्टर करना है अगर आपको पंजाब नंबर की गाड़ी जम्मू में चलानी है, क्योंकि टैक्स के मामले हैं और कई मामले हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि पंजाब नंबर की एम्बुलेंस है जम्मू में अलग अलग जगह पर स्टेशन है, इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब हमें फ़ोन आएगा और हम पेशेंट को लेकर जाएंगे। क्या पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस जो आम आदमी को परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते, क्या उनकी नज़रों में ये सब नहीं आता? जुनेद सफ़िर, मैं उसी बात पे आऊँगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही करप्शन को ख़त्म करने के लिए हुआ है। जितने भी आपने मुद्दे गिनवाए हैं आप उसी में ले लीजिए। आप पुलिस की बात कर लीजिए, करप्शन की वजह से ही वो गाड़ियाँ आ रही हैं। ट्रैफिक पुलिस की बात कर लीजिए। मैं कहता हूँ सरकार नाम की चीज़ है कहाँ? क्या आपको लगता है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। अभी तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक नई बात बता दूँ। कल ही हम वैष्णो देवी से पहले नवरात्रे के दिन दर्शन करके आए हैं। वहाँ पे भी इर्रेगुलरिटी ये देखी गई, आदकुआरी से जो भवन तक बैटरी कार चलती है, स्टार्टिंग में तो इन्होंने कहा था कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास रहेगी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, इसीलिए बात को लंबा ना करते हुए आपको हैरानी होगी कि वहाँ पे जो बैटरी कार हैं उनमें से कुछ एक के नंबर तो मैंने खुद देखे, कर्नाटका के नंबर लगे हुए हैं। अच्छा, ये आपकी बात को और ज़्यादा मजबूत करता है कि पंजाब की गाड़ियाँ कैसे आईं। टेम्परेरी यहाँ तो सरकार ऐसा करती, जम्मू कश्मीर को एक मेडिकल हब बना देती। मैं तो चाहता था खाली पंजाब छोड़ के हिमाचल से भी आते, बाकी जगह से भी आते, सरकार कोई अच्छा काम करती कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, खासकर जम्मू खित्ते के लिए यहाँ पे एजुकेशनल डेवलपमेंट कर देते, मेडिकल डेवलपमेंट, इतना मेडिकल हब बना लेते कि पंजाब छोड़ के हिमाचल, हमारी नेबरिंग स्टेट है, वहाँ से भी गाड़ियाँ यहाँ आती, आके पेशेंट को छोड़ के जाती और फिर इलाज करवा के यहाँ की गाड़ियाँ छोड़ने जाती। ये तो उल्टा काम हुआ है जब से यूनियन टेरिटरी बन गई है। उसके बाद यहाँ से जो पहले व्यवसाय ख़त्म हो चुका था, अब रही सही कसरें, सरकारी दायरे भी ख़त्म कर रहे हैं ये सरकार। और बुरा ना मानना, कहीं आने वाले थोड़े से समय के बाद ये हाल ना हो जाए कि हमारा जम्मू जो है ना वो पठानकोट ना बन जाए। आप जानते हैं जब भी पठानकोट से ट्रेन चली थी उसके बाद पठानकोट के क्या हालात हैं वो तो आप भी जानते हैं, हमारे दर्शकगण समझदार हैं। तो उसी तरह आगे जो डेवलपमेंट करके कश्मीर को ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आने वाले वक्त में अगर जम्मू की तरफ ध्यान ना दिया गया, मेरा अपना मानना हो सकता है मैं गलत हूँ, एक आप सुनसान जंगल में भी आप 2 काम खोल दो ना, वो चंद ही दिनों में ना वो जंगल पूरा बस जाएगा। अगर आप वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे किस्म की वर्ल्ड स्टैंडर्ड मेडिकल केयर दे दीजिए और एक वहाँ पे एजुकेशनल हब खोल दीजिए। मैं आपको चैलेंज करके देता हूँ, आप एक जंगल में भी ये 2 चीज़ें बना देंगे ना, तो जिससे अच्छी सर्विसेज मिलती हों, वो जंगल भी चंद दिनों में शहर से भी बढ़िया हो जाएगा। सर, इन सब जो हालात हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार की प्राथमिकता है जम्मू संभाग को मजबूत करने की, जम्मू संभाग की इकॉनमी को मजबूत करने की? क्या आपको लगता है? ऐसा कुछ आसार तो नहीं दिख रहे हैं। जब से यूनियन टेरिटरी बनी थी, मुबारकबाद तो बहुत मिली थी। वो किस चीज़ की थी वो अभी तक किसी को, अब सारी जनता को पता चलना शुरू हो गया है कि सिर्फ शोर मचाने से, मुबारकबाद देने से, ग्राउंड लेवल पे काम ना करने से पब्लिक अब मानने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 50 सीटें कर देंगे जम्मू की, 40 कश्मीर की हो जाएंगी।
इस तरह का उनकी मतलब उनके क्लेम हैं, ये कितने सही हैं उसमें मैं जानना नहीं चाहूँगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी क्षेत्र की सीटें बढ़ाने से आप उस क्षेत्र को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली मजबूत कर सकते हैं? जुनैद साहब, इतिहास रचा गया। भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें जम्मू खित्ते से मिली। आज जम्मू के एक आम नागरिक, मैं कहता हूं पढ़े लिखे तो छोड़ दो, एक अनपढ़ के पास भी चले जाओगे ना, वो 25 जीरो देगा बीजेपी पार्टी को। कह रहे 25 के 25 निखट्टू हुए। होना ये चाहिए था कि जम्मू के लोगों ने आप में इतना प्यार दिखाया, आपको इतना इज्जत मान दिया, ये 25 लोग ऐसा काम करते, जम्मू की ऐसी डेवलपमेंट करते। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, इशारा से समझ सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। जम्मू को अगर इन्होंने मेडिकल हब बना दिया होता, एजुकेशनल हब बना दिया होता, तो 25 से ये इनकी अपने आप ही 50 सीटें हो जानी थी। जो आसपास की, खासकर जम्मू खित्ते की 37 सीटों में से 25 आई थी, 12 जो छिटकी हुई थी, उन लोगों में भी क्यूरियोसिटी होनी थी। पुंछ रजौरी वाली साइड, डोडा, किश्तवाड़, रामबन वाली साइड, उन्होंने भी क्यूरियोसिटी होनी थी कि इन्होंने 25 सीटें लेके बहुत अच्छा काम किया है, इनको 12 सीटें ये तो हमने नहीं दे के गलती की, वो भी देते, और उससे कश्मीर वाले भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते कि वाकई में एक ये ऐसी पार्टी निकली है जो कहती है वो करती है। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। 70 सालों से जो जम्मू से नाइंसाफी हो रही थी, वो अब और बढ़ गई है। बाकी पार्टियों ने तो कुछ किया होगा, इसने तो जम्मू के साथ सिवाय धोखे के और कुछ नहीं किया। कुछ समझ में आता है सरीन साहब आपको कि 4G आप कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करते हैं तो जम्मू में एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि जम्मू में तब 4G चलेगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तब 4G चलेगा जब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। तो जम्मू संभाग के लोग ये पूछते हैं कि उन्हें किस बात की सज़ा मिल रही है, इस पर आम आदमी का पार्टी का क्या कहना है? मैं बेसिकली आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पब्लिक के साथ तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने अभी आपसे कहा कि 25 बिग जीरो देंगे, अब यहाँ की जनता सभी ने इनको आजमा लिया है। जम्मू की जनता ने इनको प्यार दिया, चाहिए तो था इनको कि जम्मू की जनता की तरफ ध्यान देते, जम्मू की जनता का कुछ सोचते, लेकिन एक तो टोल प्लाजा दे दिए, अब आगे वो प्रॉपर्टी टैक्स भी मिल जाएगा। कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं कि गवर्नमेंट ने भी रेवेन्यू जनरेट करना होता है, उसके लिए सबसे बढ़िया पहले तो चाहिए होती है कि ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाया जाए। दिल्ली में भी ऐसी हैं फैसिलिटीज़, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया हुआ है। 4G के ऊपर आपको क्या कहना है? 4G मेरे को तो नालायकी दिखती है सरकार की। इनके पास यहाँ तो थिंक टैंक नहीं है, तो थिंक टैंक है तो वो अगर एडवाइस नहीं देता, या फिर ये इन्होंने एडवाइस मानना बंद कर दिया। क्या जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की यूनिट की आपको लगता है सुनता है केंद्र? मेरे को नहीं लगता, वरना यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी ने जब टोल प्लाजा के ऊपर कहा मैं तो खाड़ी छुट्टी होना, तुसी चिंता नहीं करनी, कहाँ रादर भारतीय जनता पार्टी ने एक काम अच्छा किया है, अपनी पार्टी को सेल आउट कर दिया है। आप हैरान होंगे, आज भी इस पार्टी की प्रमुख पोस्टों पे देख लो, क्या जम्मू के डोगरे कम होनहार हैं? लेकिन नहीं, जैसा आपने कहा कि कश्मीर के साथ जोड़ के, उसी तरह सारी इनकी प्रेस्टिजियस पोस्टों पे देख लीजिए कौन बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं सरकारी जितनी पोजीशनें हैं, सरकारी भी और गैर सरकारी भी पार्टी पोजीशंस देख लीजिए ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? इल्ज़ाम लगाना है तो इल्ज़ाम डंके की चोट पे लगाना चाहिए, पीछे छुपे क्या करना है? हमारी पार्टी जो काम करती है डंके की चोट पे करती है। अब भ्रष्टाचार पे वार करना है, हमने डंके की चोट पे करना है। और उसी तरह अब जम्मू व कश्मीर और इवन लद्दाख में भी भारतीय जनता पार्टी से
जैसे जैसे मोह भंग हो रहा है, आम आदमी पार्टी से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू हो गए। मैं तो आम जनता से भी कहूँगा, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जितने काम दिल्ली में हुए हैं डेवलपमेंट के, जिसको ना सिर्फ पूरी हिंदुस्तान की जनता मानती है, अब तो पूरे विश्व भर से, अमेरिका वगैरह से, यूरोपियन कंट्री से, वहाँ से लोग आके दिल्ली मॉडल देख रहे हैं। जिसका प्यार आप आम आदमी पार्टी को देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो खानदानी पार्टी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आम आदमी पार्टी आप लोगों की अपनी पार्टी है। आप लोगों में से ही आपके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। आप ही देखिए कि आपके एरिया की कौन डेवलपमेंट कर सकता है। आम आदमी पार्टी में सीटें बेची नहीं जाती हैं या उन लोगों को नहीं दी जाती हैं जो बहुत बड़े रईस हैं। आम आदमी पार्टी में गरीब जुड़े हुए, इवन टायर पंक्चर लगाने वाले को भी पार्टी को शख्स को टिकटें दी गई हैं, छोटे कारोबारियों को भी टिकटें दी गई हैं, इवन बेरोजगारों को भी। हाँ, आम आदमी पार्टी में 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं कि उस शख्स को टिकट दी जाए जिसका करैक्टर अच्छा हो, जो पढ़ा लिखा हो, जिसकी समाज में छवि अच्छी हो। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आम आदमी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी भी परिवार के, चाहे वो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल है, या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हैं, या संजय सिंह जी हैं एमपी, या और भी कोई ओहदेदार, किसी भी परिवार से 2 शख्स आम आदमी पार्टी में ओहदेदार नहीं रहेंगे। ओहदेदार कहने का ये मतलब है कि एमएलए, एमपी, मिनिस्टर या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं। पार्टी में सेवा के लिए पूरा परिवार जुट सकता है, लेकिन किसी भी परिवार, आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के अगर आप सोचें कि कल को उनका बेटा या बेटी या वाइफ या उनके परिवार का कोई सदस्य कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठेगा, ऐसा नहीं है। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अल्टरनेटिव है जम्मू कश्मीर में? बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का, दिल व दिल से सारी जनता चाहती है। और जुनेद साहब, मैं आपको बता दूं, मैं तो शुरू से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं। आज दिन तक मैं जहां कहीं भी गया हूं, मैंने किसी शख्स को भी, आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को गाली निकालते या ऐसा बुरा कहते जैसा वो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से व्यवहार करते हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, चंद एक पार्टी एफिलिएटेड बंदे ऐसे करें, उनसे मैं इनकार भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन आम जनता बहुत प्यार दे रही है। और आने वाले वक्त में वो चाहती है कि जैसे दिल्ली में डेवलपमेंट हुई है, आप मानेंगे नहीं, यकीन, केजी से लेके हायर एजुकेशन, इवन प्रोफेशनल एजुकेशन दिल्ली में फ्री है। एक चुन्नी की टिक्की से लेके लाखों रुपए के ऑपरेशन मेडिकल फ्री हैं दिल्ली में। और बिजली पानी का तो आपके पास है ही है। अब वुमन फोक, फीमेल को तो बसों में फ्री सर्विसेज मिल ही रही हैं। ये सब पैसा आया कहाँ से? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से डाल रहे हैं या मनीष सिसोदिया अपनी जेब से? नहीं, ये आम जनता का पैसा है। उन्होंने करप्शन नहीं की, तो ये सारी वजह। अब आ गई आपकी पहली बात कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर एक शख्स को, जिसको अच्छी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिल रही है, वो अपना काम ईमानदारी से करे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत काबिल डॉक्टर है, मेडिकल फ्रेटर्निटी जम्मू की बहुत काबिल है, या तो फिर वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के पीछे पड़े हैं, या जैसा कि मेरे को जानकारी भी है, कुछ एक डॉक्टर्स ने अपनी एम्बुलेंसेस भी डाली हुई हैं। बड़े दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ, और डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और अगर नाम कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा, जब कोई मेरे सामने लीगल पोजीशन पे आ जाएगा, कोर्ट में आ जाएगा, तो उन्होंने खुद अपनी एम्बुलेंसेस डाली हुई हैं प्राइवेट। तो वो तो उन्होंने एक किस्म का ये सरकारी महकमे को प्राइवेट लिमिटेड ही बना दिया। तो आपने सुन लिया, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर एडवोकेट संजीव सरीन का ये कहना है कि
वाकई में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में कोई माफिया तो है जो काम कर रहा है। कुछ डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी एम्बुलेंसेस डाल के रखी हैं। उम्मीद है सरकार इस बात का संज्ञान लेगी और कड़ी कार्रवाई इस माफिया के खिलाफ करेगी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की इमरजेंसी से कोविड-19 के इस कहर के बीच में ऑपरेट कर रहा है।